अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फज़ान खान, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एट 3A मार्केटिंग। और आज हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स कंसल्टेंट तला अहमद साहब, जो कि पिछले 12 सालों से सर्विसेज दे रहे हैं अपनी डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एंड खुसूसी रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। टैक्स कंसल्टेंट भी हैं ये। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे जो टैक्सेस लागू हुए हैं वो क्या टैक्सेस हैं। साल 2023 और 2024 में जो टैक्सेस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के वक्त, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर से बहुत कन्फ्यूजन है कि यार कौन से नए टैक्सेस अप्लाई हो गए, अगर हम प्रॉपर्टी बाई करेंगे तो कोई बहुत हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, क्या हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जिन जिन लोगों को भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्रॉपर्टी के टैक्सेस को लेके, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और हम शुरू करते हैं। हम दावत देते हैं तला अहमद साहब को कि वो कुछ रोशनी डालें कि क्या टैक्सेस हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसके जिसके तहत टैक्सेस लगे हैं। तो तला अहमद साहब को हम खुशामदीद कहेंगे और कहेंगे कि बताना शुरू करें कौन से टैक्सेस रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर अप्लाई हुए हैं। जी, बिल्कुल फैज़ान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। और बिल्कुल ये ज़रूरी है लोगों को शऊर देना कि जो टैक्सेस को लेके कंफ्यूज हैं, ख़ास तौर पे एंड कंज्यूमर्स यार। बिल्कुल हम बात करेंगे जो टैक्सेशन गवर्नमेंट ने लगाए हैं और जो न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं। अब यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर को तो काफ़ी हद तक शऊर है, क्योंकि वो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे सेल परचेज़ हो रही है, तो उनको काफ़ी चाहिए। लेकिन जो हम बात करेंगे इन्वेस्टर और एंड कंज्यूमर, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ना रियल एस्टेट एजेंट उनको इतना गाइड कर पाता है, क्योंकि उसको खुद इतनी नॉलेज नॉलेज नहीं नहीं होती होती है, है उसकी उसको, उनकी फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है 3 से 4 सेक्शन के तहत गवर्नमेंट टैक्स लेती है ड्यूरिंग सेल एट और अ टाइम परचेज। ऑफ परचेज और एट अ टाइम ऑफ सेलिंग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो जिसमें सबसे पहले तो आपका सामने होता है 236C, या क्या सी आपको पता है जब सेल करते हैं तो हम्म। सी आपको टैक्स देना होता है, जो कि 3% है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 से 3% को इंक्रीज कर दिया है। पिछले साल आप कहें तो 2% था, और एग्जैक्टली इस साल कोई भी प्रॉपर्टी बाय बाय सेल या परचेस परचेज करता करेंगे है तो वो आपको 3% तीन टैक्स फीसद देगा। देना पड़ेगा, 236 के भी और 236C। ठीक है ना। क्यों ये दो अलग सेक्शंस, दो अलग क्यों? 236 सी क्या है और 236 के क्या है? देखिए, सी सेल पे किया है उन्होंने। टू थर्टी ठीक सिक्स है। जब एट अ टाइम ऑफ सेल करता है अपना कोई प्रॉपर्टी ओनर, हम्म। तो उसको 236 के तहत अपना 3% टैक्स देना पड़ता है उसको। ये सेलर देगा। जी बिल्कुल, ये सेलर देता है। ठीक है। अब ये जो है एंड कंज्यूमर की तो नॉलेज में होता ही नहीं है। ये जब सेल करने बिल्कुल पे बिल्कुल। आता है तो ही रियल एस्टेट को बताता है, प्रॉपर एक फ़ीस बता देता है कि भाई 2.5 लाख रुपए आपको प्रॉपर्टी पे जो है ना ये फ़ीस की मद में जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा बताते हैं एजेंट्स के, ये आपके सेल डेट के 2.5 लाख रुपये चार्जेस हो जाएंगे फॉर एग्जांपल, या बताते 3 लाख रुपये चार्जेस होंगे। लेकिन उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में कोई नहीं जाता कि 2.5 लाख रुपये हाँ, चार्जेस में एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। तो उसमें टैक्स भी शामिल होता है, उसमें बिल्कुल, मिसकेलेनियस अमाउंट भी शामिल होता है, एग्ज़ैक्टली, आपकी एडवोकेट की फीस भी शामिल होती है शायद। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस किसी को नहीं होती कि यार ये अगर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, 2.5 लाख रुपये चार्जेस है, जितने भी चार्जेस हैं उसकी सेग्रीगेशन क्या है, उसमें एक्सपेंसेस क्या क्या है 2.5 लाख रुपये में। हाँ, तो 236 सी वही टैक्स है जो एट द टाइम ऑफ आपको ट्रांसफर देना पड़ता है, ट्रांसफर के वक्त आपने पे करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर परचेज़ कर रहा है तो 36 के, और अगर सेल कर रहा है तो 36C। ठीक है। लेकिन ये अपना प्रॉपर इसकी बाइफिकेशन कम से कम जो सेल या परचेज़ कर रहा है उसको लेनी चाहिए। उसको, ज़रूर नॉलेज होनी हाँ, चाहिए। उसको पता होना अगर चाहिए कि कोई इसमें क्या-क्या कस्टमर शामिल है। कोई अपनी इन्वेंट्री या कोई एसेट अपना सेल कर रहा है हुँ। या कोई बायर परचेज कर रहा है, उन दोनों को ये नॉलेज कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं बल्कि दरख्वास्त भी करूँगा जो एंड कंज़्यूमर हज़रात हैं और या इन्वेस्टर हैं, कि वो कम से कम इन सेक्शन पे गौर किया करें। मतलब 236C है तो क्या है? मतलब सिर्फ़ 3% दे के हट नहीं जाना है, क्योंकि ये बड़ा मैटर करती है जब आप अपनी रिटर्न फ़ाइल कर रहे होते हैं और अपने गोशवारे में अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो उनकी वैल्यूएशन पे ये सब इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये 3 से 4 लाइनों की डेफिनेशन होती है, अगर ये गौर फ़िक्र करें तो वो खुद भी उनका माइंड क्लियर होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं और आगे किस तरह लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि अब बात अगर हम करें नॉर्मल कस्टमर की या एंड कंज्यूमर की जिसे कहते हैं, तो वो जब प्रॉपर्टी सेल करने जाता है तो उसको फ़ौरन 230 सी का सामना होता है। मिसाल है, अगर सेल बिल्कुल। करने जाए हुँ। तो सी पे वो कहते हैं कि भाई आप फाइलर हैं या नहीं है। तो पहला सवाल यही होता है अब फ़ायदा है या उसको नहीं कि है? अपना रजिस्ट्री के टाइम, क्योंकि टैक्सेशन का मामला होता है, उसके बगैर तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती, आपको पता हुँ। है यहाँ पर। अब वो ज़्यादा हज़रात नॉन फाइलर होते हैं। तो जब नॉन फाइलर होते हैं तो आपको पता है टैक्स रेट वही जो 3% है डबल होता है,
6% हो जाता है। 6% तक तो होता है। वो फ़ौरन चौंकते हैं और बोलते हैं कि भई हमें फाइलर कर दो। अब फाइलर कर दो तो इसमें उनको बड़ा ख़्याल करना चाहिए कि अपनी किसी को भी ऐसे ना दें कि अपनी रिटर्न मेरी फ़ाइल कर दो यार, अपना आपको पता है आजकल फ़ेसबुक पे 200-250 रुपए में लोगों को बस फाइलर कर दो। मतलब एक आप चाह रहे हैं किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही, आप जो बिल्कुल। एक्सपर्ट बंदा हो, अगर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है या रियल हुँ, एस्टेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपना रिटर्न सबमिट करवाएं और उसी के थ्रू अपनी ट्रांसफर वगैरह का बिल्कुल। प्रोसेस आप फॉलो करें। बिल्कुल, जो उसकी वैल्यूएशन इनके बाद जो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, जो वैल्यूएशन है उसकी किस तरह डिक्लेयर करनी है, किस ईयर में करनी है और उसको डिक्लेयर करके जब वो फाइलर बनते हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है अब जो न्यू इंट्रोड्यूस किया है 2023 में गवर्नमेंट ने 236(2) का फॉर्म ए इन शॉर्ट हम्म। कि आपने एफबीआर इदारे से जो आपकी जुरिडिक्शन में का कमिश्नर है, हम्म। वो आपको एनओसी देगा, तब वो आप प्रॉपर्टी सेल सेवन करेंगे। ई का फॉर्म आई थॉट आजकल मार्केट में हाँ, काफी हाइप एग्ज़ैक्टली। क्रिएट हुई है इसकी, कि आपने 7E का फॉर्म भरना पड़ेगा, आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। जी। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो नहीं है, अब ठीक है गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस अप्लाई करें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुई हैं, तो उसको आपने समझना चाहिए कि यार वो रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, किसके लिए हैं, कितने परसेंटेज हैं, हुँ, उसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है कि नहीं यार हुँ। ये तो प्रॉपर्टी लेना ही बेकार हो गया, अब बिल्कुल, तो हम ले ही बिल्कुल। नहीं सकते प्रॉपर्टी, हम कुछ हुँ, परचेज कर ही नहीं सकते। तो हम यही चाह रहे हैं आज की वीडियो में कि अपने व्यूअर्स को बताएं कि इससे पहले जो 2022 के एक्ट थे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से रिलेटेड, कि 236C क्या था, 236K क्या था, अब जो नए टैक्सेस इंप्लीमेंट हुए, नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हुए 7E, उसकी कंप्लीट ब्रीफिंग में हम अपने व्यूवर्स को कि यार ये 236C क्या है, के क्या है, 7E क्या है। तो तला साहब आप ये बताइए इस 7E क्या चीज़ है, ये कौन सा टैक्स है, ये क्या देना पड़ जाएगा हमें, खुदा ना खास्ता पूरी अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को तो नहीं देनी पड़ जाएगी ना हमें। नहीं ऐसा नहीं है, 7 ही इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 2022 में। ठीक है। तो अब रियल एस्टेट वालों ने इस पे काफ़ी एहतजाज भी किया क्योंकि हम्म। एक बड़ी वैल्यूशन है, ज़्यादातर इन्वेस्टर हजरात इसमें इसके मद में आए थे क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कॉस्टिंग इतनी बड़ी हो गई है, फेयर हम्म। मार्केट वैल्यू हम्म। करोड़ से ऊपर की तो बात ही कुछ नहीं है, ठीक है हम्म। ना। हम्म। तो अब 2.5 करोड़ की एक इन्होंने कीमत, एक लिमिट मखसूस की गवर्नमेंट ने कि 2.5 करोड़ से ऊपर 1% आपने टैक्स देना है। अच्छा, तो मतलब 2.5 करोड़ से नीचे वाली कोई प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है या 1.5 करोड़ रुपए की है, उस पर ये 7E अप्लाई नहीं होगा, नहीं उस पर वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा 7E का। वो उन्होंने डिक्लेयर ज़रूर करनी है, प्रॉपर्टी एक्सेस तो डिक्लेयर करने सारे हैं, ऐसे ठीक है, करने हैं। लेकिन उस 2.5 करोड़ से नीचे वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है, ठीक फॉर है। एग्जाम्पल कोई मेरी प्रॉपर्टी है और वो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं उसको सेल करने जा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं 7E फॉलो करूँ, कि मैं फॉर्म सबमिट करूँ कमिश्नर एफबीआर को और वो फिर मुझे एनओसी दें, उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, 7E का तो आपको देखें, 7E ही डिटरमाइन करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूशन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि अच्छा, वो तो वो कमिश्नर एफबीआर को जब मैं अपनी फॉर्म सबमिट करवाऊंगा वो डिटरमाइन करके मुझे बताएंगे जी कि मैं एप्लीकेबल हूँ भी या नहीं हूँ यार, एप्लीकेबल, जी जी। 7E का टैक्स देने के लिए एप्लीकेबल हूँ भी नहीं हूँ। हमने वो अगर मैं वैल्यूशन। होऊंगा तो फिर वो मुझे अमाउंट बताएंगे, मैं उस अमाउंट को सबमिट करूंगा, तभी जाके मेरा ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट होगा। एग्जैक्टली वो वैल्यूशन हमने उस फॉर्म में ग्रेट। सही लिखी है नहीं लिखी है, तो वो उसको डिटरमाइन वैल्यूशन करेंगे। डिटरमाइन करेंगे कि ठीक है। भाई इसमें क्या है क्या नहीं। अब वो 7E के थ्रू जो हम बात करते हैं नॉन फाइलर से, हम्म। कि जब वो फाइलर होगा प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा 7E के प्रोसेस से गुजरेगा, हम्म। तो फिर अब आगे हम जब चलेंगे फिर अब। अच्छा, इसमें भी जाके फर्दर क्लासिफिकेशन होगी कि यार टैक्सेस फाइलर के लिए क्या होंगे, नॉन फाइलर के लिए क्या होंगे, और क्या नॉन फाइलर को सामना नहीं करना पड़ेगा 7E का। देखिए नॉन फाइलर को तो अब यहीं आके फंस जाएगा, गवर्नमेंट ने इनको यहीं आके फंसा दिया, जब प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे तो इनको एनओसी चाहिए। एनओसी या किसको मिलेगी? एनओसी लेनी जो पड़ेगी। फाइलर होगा, जो अपना जिसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी, हम्म। उसी को तो 7E मिलेगा। इसको तो वो तो फाइलर के प्रोसेस से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो तला साहब आप बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो जब तक कि वो फाइलर नहीं हो जाएगा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली। फाइलर होगा तो ही 7E का फॉर्म फिल कर सकेगा और कमिश्नर एफबीआर को सबमिट करवा सकेगा। बिल्कुल। जब वो फॉर्म सबमिट करवाएगा तो फिर वो देखेंगे कि ये एटीएल में है या नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या नहीं है, उसमें होंगे तो ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जो भी प्रॉपर्टी में सेल परचेज लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि फाइलर होना बहुत ज़रूरी ही हो गया, मतलब उसके बिना आप प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। क्या बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल फाइलर एक प्रोसेस का हिस्सा है हाँ। 7E तक पहुंचने के लिए। हम्म।
तो वो 7E तक पहुंचेगा ही तब जब वो फाइलर में जाएगा, जब फाइलर में स्टेप वन ही। को फॉलो करेगा, हाँ, जब जब स्टेप 1 फाइलर होगा बिल्कुल, अपने गोशवारे बिल्कुल। डिक्लेयर करवाएगा, अपना रिटर्न सबमिट करवाएगा, रिटर्न सबमिट करवाने के बाद फिर एट द टाइम ऑफ एंड वो प्रॉपर्टी जब परचेज करने जा रहा है तो फिर फॉर्म फिल करेगा और उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो कमिश्नर एफबीआर को सबमिट करेगा। और इस प्रोसेस से कितना टाइम लगता है? कमिश्नर एफबीआर को वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे तो कितने दिन में रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? देखें, जो भी ऑफिशियल डेज हैं उसमें वो अपना फाइलर होके 7 डेज आई थॉट, मैंने पढ़ा एफबीआर के उसमें डॉक्यूमेंट में कि 7 डेज के हाँ, अंदर कमिश्नर एफबीआर आपको आपका फॉर्म वापस करेंगे डिटरमाइन करने के बाद, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हुआ अगर कोई ऑब्जेक्शन ना तो हुआ। वो आपको बिल्कुल हो गया तो वो आपको बताएंगे, आप किन उसमें इसको वजूहत पे जस्टिफाई कर ऑब्जेक्शन लें। आ सकते हैं तला साहब? देखिए, वैल्यूएशन पे ही होता है बेसिकली, ठीक है ना। आप आपने वैल्यूएशन अब सही बिल्कुल रखी है? ये जो रेट लगा है ऐसा ही फेयर मार्केट वैल्यू पे है। ओ, तो अब लोग, आपको पता है, टैक्स से बचने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू अगर किसी ने कम लिख दिए या जो भी मामला हैं उसमें आगे पीछे उन्होंने कर दिया है रेट के अतबार से, तो वो तो एफबीआर वाला ही देखेगा आपने। तो मतलब कोई भी शख्स अब इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है? हाँ, एग्जैक्टली। पहले कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिस पर टैक्स लगता था गवर्नमेंट वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल अगर फेयर मार्केट वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ पे है, तो गवर्नमेंट वैल्यू उसकी कहीं कहीं किसी किसी जगह पर 30 लाख रुपए हुआ करती थी। तो कुछ टैक्सेस होते थे उस पर अप्लाई होते थे। अब जो ये फॉर्म है एनओसी लेने का सबमिट करेगा, उसमें गवर्नमेंट या आईटी ऑफिसर जो है वो ये डिटरमाइन करेगा कि भाई ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या है इसकी और गवर्नमेंट वैल्यू क्या है, और आपको जो टैक्स लगाया आपने अमाउंट सही लिख के दी भी है नहीं दी है। देखिए, बिल्कुल जो टैक्सेस हैं वो अभी भी गवर्नमेंट वैल्यू पे ही है, गवर्नमेंट वैल्यू पे ही है, लेकिन जो 7E की बात करेंगे तो वो सिर्फ जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू पर है। अच्छा, जो 236 सी और 236 के जो है वो टैक्सेस गवर्नमेंट वैल्यू वो पे ही है, गवर्नमेंट वैल्यू के वो हिसाब से गवर्नमेंट लगेगा वैल्यू के आपको, हिसाब से ही है। और 7E जो है वो आपकी फेयर मार्केट प्राइस के हिसाब बिल्कुल, से लगेगा। 7E जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे लगेगा। कितना परसेंटेज है वो? इसकी डीप कंपटीशन है। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू, अगर मिसाल है 2.5 करोड़, 2 करोड़ 60 या 3 करोड़ है, तो उसका 1% आपने टैक्स देना है। 3 करोड़ का 3 लाख रुपए, टोटल प्राइस का? टोटल प्राइस 3 करोड़ प्राइस है, तो हम 3 करोड़ का 1% 3 लाख रुपए आपका वो आपको सिर्फ टैक्स हमारा इस मत में जाएगा 7E के प्रोसेस, वो 7E का टैक्स है वो। सिर्फ जो 7E का अलग टैक्स है। अब यही बात है, हमने यही शोर देना है एंड कंज्यूमर इन्वेस्टर को कि इस टैक्सेशन को अपनी कॉस्टिंग में मतलब इंक्लूड होना चाहिए, ना हो कि इन दी एंड जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 7E का भी सामना करना पड़ रहा है, फिर आपने कैपिटल गेन भी टैक्स देना है अच्छा, आपकी होल्डिंग कैपिटल पे। गेन टैक्स तो बिल्कुल एक अलग ही चैप्टर है, उसके अलावा ये 7E टैक्स एडिशनल हो गया है। एडिशनल, ये तो अलग ही है, जब ये इस पर क्या एहतजाज भी फ़र्क हुआ। है इसमें? हम कैपिटल गेन टैक्स भी दे रहे हैं, फिर 7E टैक्स भी दे रहे हैं, सेलर भी टैक्स दे रहा है, परचेज़र भी टैक्स दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आपकी नज़र में, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपसे काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया होगा, इस 7E को हम किस मद में काउंट करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल इस पे जब भी रियल एस्टेट दारों को एकदम उन्होंने एहतजाज भी किया, ये एक एक्स्ट्रा ह्यूज टैक्स है, जी, 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 बहुत जी, ह्यूज टैक्स है बिल्कुल। ये। और इस पे कहीं कहीं किसी किसी प्रोविज़न में, मिसाल है सिंध हाई कोर्ट में भी कई स्टे पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी एफबीआर ने फिर वहाँ पर जीत लिया केस। फिर बलूचिस्तान में गया, मतलब हर प्रोविज़न है उस पर जो है ना स्टे लेने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर एफबीआर ने केस जीत अपना लिया, केस जीत काफ़ी लिया। सारे और जो अब बड़े बिल्कुल रियल ये एस्टेट लॉ जो है एजेंट्स अपनी होंगे, जगह पर है, 7E। जो इन्वेस्टर्स होंगे, रियल तो एस्टेट एजेंट्स होंगे, उन्होंने बिल्कुल। एहतजाज किया होगा और पिटिशन भी मैंने सुना हाँ काफ़ी जी, लोगों ने जी, जी। सबमिट करवाई है इससे ऐसे रिलेटेड ही ना, लेकिन स्टे होने के बावजूद ये टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है। टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स अपनी जगह पर है 7E। अच्छा, तरह साहब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है, डीसी ऑफिस कह लें उसको, कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो गया, वो इदारा एक प्रोविंशियल इदारा है, ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, प्रोविंशियल इदारा है। एफबीआर एक फेडरल इदारा है। इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? मतलब अब ये गवर्नमेंट किस तरह से इसको मॉनिटर करेगी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं? अब उसको क्या पता, वो तो टैक्स से भी बंदा नहीं है, उसको टैक्सेशन वगैरह नहीं पता। जो रजिस्ट्रार बैठा हुआ है उसको टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है उसको, जिस तरह मुझे खुद को भी टैक्स से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। जब भी मैंने आपको इनवाइट किया कि यार आप आएँ हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि यार टैक्स की क्या पॉलिसीज है, क्या चीज़ें हैं, तो आपको क्या लगता है फिर किस तरह से मॉनिटरिंग इसकी होगी? देखिए, बात वही आ गई, एक टैक्स की टोटल टैक्स की अमाउंट एक बन जाती है, और वही रियल एस्टेट एजेंट को पता होता है यार ये यहाँ है, और एक एंड कंज्यूमर या जो भी इन्वेस्टर उसको हम्म, बता दे कि भाई ये टैक्स देना है, ये इतने तो पैसे आपको देने हैं। इतने पैसे देना है। तो यही इसी चीज़ पे गौर करना चाहिए जो एंड कंज्यूमर है या जो भी प्रॉपर्टी ले रहा है या दे रहा है, कि इसकी बाइफिकेशन क्या है, हाँ, प्रोविजन को कितना टैक्स आपको जा रहा है लाजमी मेरा, पता होना चाहिए। वफाक को कितना जा रहा है मेरा,
और फिर किस किस मद में जा रहा है मेरी टैक्सेशन, 236 में सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है कि हम्म, मैं, हम्म, और फिर जहाँ डिक्लेरेशन कर रहा है इन दी एंड ऑफ इनकम टैक्स भी दे रहा है। इनकम टैक्स अलग दे रहे हैं। 7 वो मतलब सब अपना हम्म, हम्म, चीज़ें, इनकम टैक्स अपनी अपनी इनकम पे अलग दे रहा है, वो सब चीज़ें तो फिर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। हाँ, जब एसेट तो बाय करने जाओ उससे टैक्स दे रहा है। हाँ, तो टैक्स में वो फंसता जा रहा है एंड तो कंज्यूमर। आपको नहीं लगता कि इस एक्ट की वजह से जो है अब इस मार्केट में जो है बहुत बड़ा गैप आ जाएगा? मतलब मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों में आपने देखा होगा जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस बहुत लग गई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल ओनर्स ने क्या करा, उठ के अपना सारा बिजनेस जो शिफ्ट किया हाँ, दूसरे शिफ्ट होने कंट्री लगा, में, बिल्कुल। जहाँ उनको फैसिलिटेशन मिल रही थी, जहाँ उनको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे थे, जहाँ हम्म। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी, हम्म। वो सब वहाँ के वहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस सवाल से कि जहाँ से भी ऐसे होगा, जो कि दिख भी रहा है अभी हम्म। कि इन्वेस्टर्स यहाँ पाकिस्तान में पैसा अपना लेके जा रहे हैं, बाहर कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, जहाँ उनको गोल्डन वीज़ा मिल रहे हैं। नाम लेते ऐसे ही। कंट्री का नाम लेते हैं, आप देखें तो दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर कितना 80% जो है दुबई में, जो लास्ट ईयर जो रियल एस्टेट की सेल हुई थी 80% ग्रोथ किया है उसने, 80% और सेल हुई है, मतलब पिछले साल से रिलेटेड इस साल में 80% ज़्यादा सेल हुई है। किस वजह से? कि यहाँ का इन्वेस्टर्स उठ के गया है, उसने अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी में टैक्सेस नहीं है। वहाँ आपको कुछ जितना अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना अमाउंट आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट करें, या इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसलिए लगा रहा है कि यार उसको गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है, एग्जैक्टली, सिक्योरिटी मिल रही है। ऐसे तो सिक्योरिटी इससे है, सब आपको क्या चीज़ें। लगता है कि हम गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर पाएगी ये पॉलिसीज और इस तरह के टैक्सेशन एक्ट्स लगाने के बाद? क्या टैक्स वसूल कर पाएगी, या फिर ये सेक्टर ही ड्रॉप हो जाएगा, मतलब उसी तरह से गिर जाएगा जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें आप कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें जो बंद हो रही है, अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब टैक्स का सवाल होता है हम्म, किसी के सामने कि भाई टैक्स देना है, हम्म, तो वो उसका उलट के जवाब आता है वसाइल या सहूलियात। हाँ, उसको सहूलियत क्या मिल रही है? सही। ठीक है ना। आप सैलरीड पर्सन को ले लें, हम्म, आपको पता होगा 40 से 43% अपना सबसे सारा टैक्स वही दे रहा है। इस मैंने अभी वाली न्यूज़ जो देखी 43% जो है टैक्स वो सैलरीड पर्सन से वसूल एग्जैक्टली किया गया है। ऐसे ही है। वो ऐसे ही है। जो कि किसी बड़े इंपोर्टर और रिटेलर से बढ़ के है, मतलब वो आप एक रिटेलर सेक्टर देख लें, एक इंपोर्टर सेक्टर देख लें, उनसे बढ़ के जो टैक्स है वो सैलरीड पर्सन ने दिया है। एग्जैक्टली, और सबसे ज़्यादा पिस्ता भी सैलरीड पर्सन ही है। सही बात है। ठीक है, तो सहूलियात जब तक गवर्नमेंट नहीं देगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो टैक्स कलेक्ट कर रही है हम्म, और इम्पोज कर दिया है आवाम पे, हम्म, बगैर इसको आवाम को शऊर दिए बगैर आपको हम्म। पता है यहाँ पर तो बस लगा देते हैं कि इतना टैक्स है और मेरी कोई। मेरी जो अजम्पशन रिसर्च है, मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना टैक्स वसूल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज़ हम्म। देख रहा था कि 9,200 अरब रुपए का बजट है जो कि आईएमएफ की मुशावरत से तय किया गया है। आईएमएफ ने बताया कि भाई आपने इस साल जो है 19,200 अरब रुपए का टैक्स आपने वसूल करने हैं अपनी आवाम से। अच्छा, वो अब 19,200 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना है, जो कि पिछले साल से 1,900 अरब ज़्यादा है। मतलब पिछले साल जो टैक्स वसूल किया था उससे 1,900 अरब रुपए आपने एक्स्ट्रा वसूल करने हैं। आप देखा जाए तो पिछले साल की ग्रोथ क्या थी, हमारी इंपोर्ट क्या थी, हमारी एक्सपोर्ट क्या थी, हम हमारे एवेन्यूज़ क्या थे, हमारी जीडीपी पिछले साल की क्या थी। अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो इस साल तो पॉसिबल ही नहीं 19,200 अरब रुपए का टैक्स वसूल कर सकें, जो कि करंट मार्केट सिचुएशन है। आप आपने अपने फॉर एग्जांपल अगर आप बजट सेट कर रहे हैं 19,200 रुपये का आपने टैक्स वसूल करना है, तो उसके लिए रिसर्च होती है, इकोनॉमिस्ट बैठते हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल बात कर लेते हैं इसमें कि अब 1900 अरब रुपए जो एक्स्ट्रा आपने टैक्स लेने हैं आवाम से, वो आप किस सेक्टर से लेंगे? आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हो गया है, आपकी टेक्सटाइल की ग्रोथ रुक गई है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक गई है आपकी। अब ये वो इदारे हैं जो चलते हैं और जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे उतनी इनकम जनरेट होगी, तो ही तो टैक्स दे सकेंगे, वरना वो टैक्स कहाँ से देंगे? जब इदारे ही बंद होंगे, जब इंडस्ट्रीज ही बंद होंगी, जब रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा, तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे? अब जिस तरह ये इस किस्म के 7E टैक्स जो इम्प्लीमेंट किया गया है, अब लोग क्या करेंगे? इससे क्या हुआ है? ट्रांजेक्शन्स रुक गई हैं, ट्रांजेक्शन्स होना बंद हो गई हैं, रजिस्ट्रेशन जी, बंद हो गई हैं, बिल्कुल। ट्रांसफर्स बंद हो गए हैं। जब लोग ट्रांसफ़र करवाने ही नहीं जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे, अपना पैसा इस इंडस्ट्री में लगाएंगे ही नहीं, टैक्स तो कहाँ से किस लगाएगा? तरीके से टैक्स कलेक्ट करेंगे आप? जब आपने कैलकुलेशन तो कर ली कि हमें
जो है इम्पोज तो कर रियल दिया एस्टेट हमने। इंडस्ट्री 700 अरब रुपए का टैक्स वसूल करना है। हम्म, हमें 700 अरब रुपए का टैक्स लेना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, कैसे लेंगे? जब इंडस्ट्री चलेंगे तो लेंगे ना। तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल ये समझ रहा था कि गवर्नमेंट टैक्स इम्प्लीमेंट कर सकती है, कोई इसमें टैक्स लेना बुरी बात नहीं है, ना टैक्स इम्प्लीमेंट करना बुरी बात है। मैं कह रहा हूँ कि यार साथ-साथ आपने उसको फैसिलिटेट भी तो करना है। जिस एग्जैक्टली। इंडस्ट्री पे आप टैक्स इम्पोज़ कर रहे हैं, उसको आप फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? उसकी ग्रोथ के लिए क्या आप उसको पर्क्स एंड बेनिफिट्स दे रहे हैं? क्या आप उसको छूट दे रहे हैं? क्या आप उसको टैक्स में रिलीफ़ दे रहे हैं? या आपने उसने बिजली के यूनिट फ्री कर दिए? ऐसा क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं जिससे वो इंडस्ट्री ग्रो करे? आप मैंने तो आज तक एक भी कोई न्यूज़ देखी। अभी कुछ अरसे पहले ही मैंने अपने प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की जी न्यूज़ जी देखी थी। मैंने बिल्कुल। उनका वीडियो क्लिप मैंने उनका देखा, जो कि बहुत नेगेटिव था रियल एस्टेट मार्केट को लेके, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके। तो अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इतना नेगेटिव समझेंगे, मार्केट को इतना बुरा समझेंगे, तो फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टैक्स वसूल करने का? एग्जैक्टली, वो तो फिर आवाम में नेगेटिविटी फैलेगी रियल नेगेटिविटी ही एस्टेट के फैलेगी वाले से, बिल्कुल। और वो बैक बैक होगी तो ग्रोथ तो डाउन होगी। फिर आप अब टैक्स टैक्स कैसे लेंगे? वसूल आप कह रहे हैं कि इम्पोज तो कर दिया, लेकिन वसूल है कैसे? हुँ, मैं आपको बताऊं फैज़ान भाई, पाकिस्तान और उसकी आवाम में बड़ा पोटेंशियल है, माशाल्लाह। बहुत पोटेंशियल है, लेकिन फैसिलिटी नहीं कर रही है। हुकूमत को टैलेंट सबसे हमारा छोड़ के बाहर फैसिलिटेट जा रहा है करना हमें, है। टैलेंट हमारा छोड़ के हमें बाहर जा रहा है, उसको सस्टेन करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। पॉलिसी ऐसी नहीं है। अब आपने इम्पोजिंग कर दिए, टैक्स कलेक्ट भी कर रहे हैं। हुँ, इतने सारे सेक्शंस हैं, आप अगर बेसिक चीज़ों पे देख लें, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी किसी पे भी देख लें हुँ, सेक्शन में, इतने हुँ, सारे सेक्शन पे आप बिजली के बिल पे 3-4 सेक्शन पे आप टैक्स दे रहे हैं। सेल टैक्स की मद में आप दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है हुँ। बाजार, वो अलग है। सेल्स टैक्स अनदर सेल्स टैक्स, वो खैर बहुत बिल्कुल, सारे वो सेक्शन एक में। अलग चीज़ होएगी, लेकिन वो अलग है। कहने की बात ये है कि अगर सहूलियत मिल जाए ना, हाँ, इस आवाम को अगर सिक्योरिटी मिल जाए, बेसिक बुनियादी चीज़ें, पानी हो गया, बिजली, गैस या रोटी, कपड़ा, मकान, जो नारा किया वो पता है, वो खैर अब वो एक चीज़ मिल डिफरेंट जाए ना। डिबेट में चले जाएँगे हम हाँ, लोग। लेकिन मिल जाए ना अगर, तो बड़ा पोटेंशियल है, और आवाम जनरेट मेरे करके भी देती है बहुत और सारे देगी लोगों से भी। डिस्कशन होती रहती है। अब वो टैक्स से घबराते क्यों? घबराते इसलिए हैं, उसके अगेंस्ट उन लोगों को सर्विसेज़ नहीं मिल रही, उसके एग्ज़ैक्टली, अगेंस्ट उन लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही उनको। ऐसा ही है। खैर, हमारा टॉपिक आज का ये था कि हम हुँ, अपने व्यूअर्स को बताएँ कि टैक्स के सेक्शंस कौन-कौन से हैं, इस साल में गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किए, जो कि हम समराइज़ करते हैं इसको कि 236 का टैक्स है, जो कि सेलर ने देना है, 236 के का टैक्स है, जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर बायर ने देना है, और फिर इसके अलावा 7ई का टैक्स है। 7ई का टैक्स तो है, लेकिन साथ-साथ इसका प्रोसेस भी हमने बताया अपने व्यूअर्स को कि इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म ए, एनेक्सर ए का फॉर्म होता है। वो फॉर्म आपने सबमिट करना है कमिश्नर एफबीआर को। 7 डेज़ के अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे डिटरमाइन करने के बाद कि भई आपका आपका रिटर्न देखेंगे, आपने जी। कितना टैक्स पे किया है, चीज़ें करी हैं और कितना फेयर मार्केट वैल्यू के साथ जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं। अच्छा, वो प्रॉपर्टी 25 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। जी, बिल्कुल 25 25 मिलियन से मिलियन से ऊपर की ऊपर। प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आपने उसमें टैक्स देना है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1% टैक्स है 7ई का, बिल्कुल, फेयर 25 मिलियन मार्केट की वैल्यू। प्रॉपर्टी है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू उसकी सही है, आपने सही डिटरमाइन करी है, तो 2.5 लाख रुपए आपने टैक्स देना पड़ेगा इस बिल्कुल ऐसे कीमत ही में। है, ऐसे ही, ऐसे ही। और 236 सी और 236 के जो है टैक्स, वो आपने देना पड़ेगा गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए ना, अगर 1 से स्टार्ट करें तो अब सबसे पहले एंड कंज्यूमर की बात मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि वही उसको लाओ शोरी में जो है वो उसको नहीं होती, उसको ऐसी पता होना कॉस्टिंग में ये चाहिए चीज़ें सारी शामिल चीज़ें। नहीं होती। अब अगर कहीं वो इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने लिए प्रॉपर्टी लेना चाहता है, रिहाइश के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी, तो उसकी नज़र में होना चाहिए कि पहले तो उसको सामना होगा 236 के का, जब वो परचेज़ कर रहा है प्रॉपर्टी। तो अभी वो उसका रेट है 3% गवर्नमेंट वैल्यू पे, 3% उसको टैक्स की अदायगी देनी पड़ेगी। उसके बाद इन केस वो अगर वो इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी हो गई तो फिर जैसे सेल भी करेगा या कोई भी ज़रूरत के तहत सेल भी बिल्कुल। करेगा। तो जब वो सेल करता है तो फिर दोबारा उसको टैक्स देना है 236C, वो भी 3% है। अच्छा, 3 अब ये सब टैक्स देने के बाद भी 236C और के ये ऐसे सेक्शन है, ये तकरीबन लोगों को शौर भी है, लेकिन वो जो इन दी एंड और एट अ टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे जब टैक्स देने की बारी आती है तो वो उससे लाइल्म होते हैं, और फिर वो जब टैक्स पे जब इम्पैक्ट पड़ता है रिटर्न पे उस टैक्स का, तो फिर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है, तो फिर फ़ायदे के वजह नुकसान में जा रहे हैं, हुँ। इतना तो हमने नहीं क्योंकि वो सोचा था। बेसिक कैलकुलेशन वो कंसीडर नहीं कर रहे थे कि यार ये अमाउंट भी तो है जो हमारे साथ हाँ, बिल्कुल। तो हिट करेगा हमें। वो फिर उनको सामना होता है रिटर्न फाइलिंग के वक़्त 7E का। अगर वो उनकी इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने बताया 2.5 करोड़ से ऊपर की है, कोई प्रॉपर्टी है, उसमें एग्ज़ेम्पशन भी गवर्नमेंट ने किसी-किसी जगह पे दी है, लाइक एक कैपिटल एसेट हो गया,
और एक जो उसका अपना ज़ाती अगर ऑफिस हो गया उसको छूट दिया, उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन अदर देन जो इसमें इन्वेस्टर्स की फिर बात आ जाएगी, क्योंकि एक से ज़ायद प्रॉपर्टी होती हैं, ऑफिस भी होता है या कमर्शियल या जो भी अपना पर्सनल एसेट के अलावा भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको 1% का तो यहाँ सामना हो गया। यहाँ भी फिर टैक्स दे दिया। फिर अब आप आ जाएं कैपिटल गेन पे। उसने प्रॉपर्टी वो होल्ड कितनी करी, आया उसने 1 साल होल्ड करी, 2 साल होल्ड करी, 3 साल होल्ड करी, 4 साल, 5 साल, 6 साल का पीरियड गवर्नमेंट ने एक स्लैब बना के दिया है कि इसमें मुख्तलिफ होल्डिंग पीरियड के अतबार से उसने इन रेटों पर टैक्स देना है। अच्छा, इस साल उन्होंने गवर्नमेंट ने इसको भी कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया है। पहले ये एक ही कैटेगरी थी प्रॉपर्टी, जस्ट प्रॉपर्टी आपने होल्ड करी तो उस पर टैक्स है। अब उन्होंने ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट या हाई राइज बिल्डिंग पे इसको अलग डिफाइन कर दिया है। और इसी एतबार से इन पे होल्डिंग पीरियड भी बता दिया है कि अगर मैक्सिमम ओपन प्लॉट्स पे ट्रांजिशन होती है, अगर रियल एस्टेट वगैरह और इन्वेस्टर करते हैं, तो ओपन प्लॉट्स सेल किया, परचेज किया, सेल किया और अपना गेन टैक्स दिया। तो ओपन प्लॉट्स का होल्डिंग पीरियड जो है ना वो गवर्नमेंट ने 6 साल तक कर दिया। 6 साल तक 1 साल तक होल्ड किया तो इतना, 2 साल तक होल्ड किया इतना, 3 साल होल्ड किया, 4 साल होल्ड किया, 5 होल्ड किया इतना, 6 साल तक होल्ड कर लिया। इसके बाद फिर टैक्स नहीं है ओपन प्लॉट्स में। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे आ जाएं तो फिर 3 साल तक होल्डिंग टैक्स का टैक्स है। 1 साल, दो चलिए साल आप तीन कंप्लीट कर साल लें। मेरा सवाल था कि टैक्स कितना परसेंट होगा, ताकि वो भी अपने व्यूअर्स को बताएं। 1 साल तक होल्ड करें, ये 2 साल इसकी तक। बाकायदा कंपटीशन है, 15% है। फिर जैसे जैसे टैक्स होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाता है टैक्स रेट रिड्यूस होता जाता पहले है। साल में फॉर एग्जाम्पल 15% होगा, 15% से स्टार्ट है। 15 से स्टार्ट है, अगले ठीक है साल ना, 12.5% होगा, फिर उसके अगले साल 10% होगा, ऐसे फिर ही उसका है। 7.5%, जी जी जी, 5%, 2.5%, और छठे साल में जाके 0% है। 0% हो जाएगा। इसी इसी तरह तरह कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी है, पहले साल 15% है, फिर अपना इस तरह करते आपने एक करते। प्लॉट लिया, फिर उसको बनवाया भी, जी अब जी, वो भी टैक्स के ज़मरे में आ गई है। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। वो जैसे वो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू फिर आपने अच्छा, ये ऐड करनी सारी है। बात हम करें कैपिटल गेन टैक्स की ना। हम्म। कैपिटल गेन टैक्स में वो ये है कि जो आप फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की परचेज करी है, अब वो प्रॉपर्टी हो गई है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पहले एग्जैक्टली साल में, और आप उसको सेल करने जा रहे हैं। जी। तो जो 10 लाख रुपए आपने गेन किया है, वो प्रॉफिट मतलब जो है 10 लाख रुपए पे आपने परसेंटेज देना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली। पहले साल में बन रहा है 10%। हम्म। मतलब 10 लाख रुपए जो आपने कमाए, 10% उसका 1 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को टैक्स की मद में ऐसे देना ऐसे पड़ेगा। जो भी रेट है। कैपिटल गेन टैक्स भी है। ठीक है, आगे बता दीजिए आप। कंस्ट्रक्शन फ्लैट के प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन उस पर फ्लैट की। अपना 3 साल तक उन्होंने होल्डिंग पीरियड दिया। तीन हम्म। साल के बाद फिर उनको अपना वे ऑफ कर दिया गवर्नमेंट ने। फ्लैट पे जो है 2 साल तक होल्डिंग पीरियड पे ट्रेड लगा, उसके बाद फिर उनको भी तीसरे साल से फिर उस पर चार्जेस नहीं है। उस पर चार्जेस नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो सेवन ई और कैपिटल गेन को लोग अपना भूल जाते हैं, और शौर नहीं है कुछ लोगों को। तो वो एट अ टाइम ऑफ जब रिटर्न का टाइम आता है, जब अपने गोशवारे भर रहे होते हैं, हम्म। तो फिर उनको उनका जो लीगल एडवाइजर वो बता रहा था, तो फिर उनको शौक लगता है कि यार फिर ये उनकी मैं तो दिमाग की ऑलरेडी घंटी ए चलती है और उनकी। सी दे चुका हूँ, हाँ, अब दोबारा टैक्स देना अब ये ये कौन सा टैक्स है। 7 और उसके साथ साथ फिर उसको कैपिटल गेन टैक्स भी उसको कैपिटल गेन सामना टैक्स करना भी पड़ जाए। सामना करना पड़ा है। तो ठीक ये है, चीज़ें इनको मद्देनजर रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। अपनी कॉस्टिंग में शामिल करनी चाहिए हम्म। इन्वेस्टर ज़रात को हम्म। और एंड कंज्यूमर को, कि ये इन चीज़ों का सामना होगा और इनकी कॉस्टिंग में ठीक माइनस है। होगा ये। अच्छा, मेरा एक और सवाल मेरे जहन में आया वैसे, कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, फॉर एग्जांपल वो अपनी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या टैक्स होगा? उसके लिए भी सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे? और वो किस तरीके से ट्रांजेक्शन करेगा फिर? देखिए, उसके लिए बिल्कुल सेम रूल अप्लाई है। जस्ट उसकी इनकम पे टैक्स नहीं, क्योंकि वो यहाँ रह के कमा नहीं रहा, वो बाहर हाँ, वो कमा रहा है। क्योंकि बाहर ठीक है कमा ना। रहा है, और बाहर तो वो टैक्स पे भी कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसकी बाहर के रूल्स के हिसाब से जितनी सैलरी टैक्सेबल इनकम होगी वो टैक्स पे कर रहा होगा, तो क्या वो अपनी इनकम का यहाँ पे भी टैक्स पे करेगा नहीं क्या? नहीं, उसको अपनी इनकम यहाँ ना डिक्लेयर करनी है, और बाहर की उस पे यहाँ रहते हुए अगर कुछ कमाता है यहाँ, या उनकी इसकी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट चल रही है, वो प्रॉफिट हो रहा है, या हाँ। प्रॉफिट डैब या बैंक में कोई पैसा ऐसा रखा हुआ है वो बोला, तो हाँ। उस पर तो टैक्स है। लेकिन हम्म। पाकिस्तान से बाहर तो वो तो वहाँ का कंट्री का जो लॉ है उसको फॉलो करेगा। तो तो वो यहाँ वो पर यहाँ पर एज अ नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट होते हैं ओवरसीज, अच्छा। और अपनी फाइलिंग करते हैं। उसका एक हम्म। प्रेस्क्राइब फॉर्म अलग दिया हुआ गवर्नमेंट ने हम्म। नॉन रेजिडेंट का, वो अपना फिल करता है। लेकिन उसको भी इन सेक्शंस का सामना है, हम्म। वो भी ये सारे सेक्शंस वो फॉलो सारा करेगा। उसको फॉलो रजिस्ट्रेशन करेगा के वक्त जो है बिल्कुल। फिर वो 7E भी पे करेगा, 236C भी पे करेगा, 236K भी, जो कि ऑब्वियसली बायर और सेलर के लिए हैं दोनों। एग्जैक्टली तो ये सारे टैक्सेस वो भी पे करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ग्रेट है। और तो फिर हम करते हैं इख्तिताम इस वीडियो का। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये एक वीडियो काफ़ी नहीं है अपने व्यूवर्स के लिए,
कि हमने उनको भी सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि यार ये कौन कौन से टैक्सेस हैं, सेक्शंस कौन से हैं, उसका प्रोसेस क्या है। लेकिन इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन वाली भी मैं चाह रहा हूँ एक वीडियो बनाएं, अपने व्यूअर्स को दें। अगर वो 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन या कितने टैक्सेस उनको देने पड़ेंगे, परसेंटेज में वो टोटल टैक्सेस कितने बन जाएंगे, कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, ताकि इससे लोगों की शऊर पैदा हो। शऊर पैदा भी हो, क्लियर भी हो उनका माइंड भी कि हाँ यार मैं अगर इतने रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा हूँ तो उनके फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन लोग बहुत ज्यादा अभी एफबीआर के मैंने डॉक्यूमेंट्स खुद भी देख रहा था कि 200 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, ऐसा ही उसमें है। फिर वो जो वो टेक्निकल लीगल नॉलेज होती है ना, लैंग्वेज अलग होती है, एंड कंज्यूमर लीगल जो है लैंग्वेज वो बहुत अलग है। गवर्नमेंट को मुझे भी चाहिए खुद को बिल्कुल। बहुत चैलेंज आया वो लीगल चीजें पढ़ने में, इसलिए सिंप्लीफाइड जितना गवर्नमेंट करेगी उतना हाँ ही लोगों को समझने में आसान हम्म, होगा। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन चला है बिल्कुल ताकि एक ही जगह से हो। आपको पता है अब मामला वहाँ एफबीआर में किस तरह चलता हाँ। है, क्या होता है। और वो आप और मैं भी जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं, उससे आप बेफिक्र रहे। जिक्र नहीं करूंगा बहरहाल। हाँ तो वन विंडो ऑपरेशन और ऑनलाइन, अब तो टेक्नोलॉजी आपको पता है, फिंगर टिप्स ऑनलाइन पे हो गई है। मोबाइल पे सब चीज़ें होनी चाहिए, सारी आपको मोबाइल कैलकुलेशन होनी एप्लीकेशन चाहिए, दे दें, चीजें दे दें। ईमेल्स ये वो। हम्म अब आपको यहाँ पर कराची शहर इतना बड़ा है, हम्म हालांकि अलग आरटीओस गवर्नमेंट के एफडीआर के बने हुए हैं यहाँ पर कवर हम्म, किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा है। तो इनको चाहिए कि ये ऑनलाइन थ्रो जो है ना चैनल को लेके चलें, ताकि बिल्कुल लोगों के लिए आसान टैक्स लेना है ना, हम्म उसको इजी वे सिंप्लीफाई करें। जो ना पब्लिक के लिए आप अपना इंट्रोड्यूस करें, ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करें, ताकि इजीली आप अपना जिस तरह एज लाइक अपना आप एक्साइज जो व्हीकल एक्साइज टैक्सेशन हो गई है, हाँ बिल्कुल फिंगर टिप्स पे। अब आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। आपने कोई ऐसा कैलकुलेटर दे देना चाहिए उस पे, एग्जैक्टली अपनी एफबीआर की वेबसाइट पे, भाई हाँ हमने अगर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लिखा भाई मैं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, मैं रिटर्न सबमिट भी करता हूँ, इतनी मेरी इनकम है, तो वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपने इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी प्लानिंग तो कर सकूँ, जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ उससे मैं इस कॉस्ट को भी ऐड करूँ। फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल मैं रजिस्ट्रेशन की फीस मिलाता हूँ, मैं अगर कोई वाजिबात होते हैं उस प्रॉपर्टी पे वो मिलाता हूँ, तो मैंने इस अमाउंट को भी प्लस करना है उस रिजर्व एग्जैक्टली प्रॉपर्टी में। बिल्कुल फिर ये मुझे फॉर थोड़ा ऐसा एग्जांपल मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और 10 लाख में मुझे उस पर मिसलेनियस अमाउंट आ रहा है टैक्सेस का चीजें, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा मैंने 1 करोड़ का परचेज किया है, मैं कहूंगा भाई ऐसा ही मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का परचेज किया है मैंने। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो तला भाई मजीद वीडियोस इंशाल्लाह ताला हमारी आती रहेंगी, हमने नेक्स्ट वीडियोस कैलकुलेशन से बनानी है, और इससे भी फर्दर सेग्रीगेशन हुई हुई है कि सोसाइटी के अंदर जो प्लॉट्स हैं या बैंगलोज हैं उन पे क्या टैक्स है, या सोसाइटी के अंदर कोई अपार्टमेंट आता है उन पे क्या टैक्सेस लागू हो रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स क्या लागू हो रहा है उस पर, और जो सोसाइटी के बाहर जो ज़मीन है, जो नॉन सोसाइटीज़ वाली ज़मीन है, आपका कमर्शियल है, अपार्टमेंट कुछ भी है, उस पर क्या टैक्सेस होंगे, पर या क्या टैक्सेस होंगे, उसकी भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। बाकी उसके अलावा आपको रियल एस्टेट में कोई सर्विसेज चाहिए हो, कोई इनकम टैक्स सपोर्ट की या इनकम टैक्स रिटर्न करने की, उसके लिए तला अहमद साहब जो है हमारे बहुत खुसूसी मेहमान भी हैं और काफ़ी सालों से ये सर्विसेज दे भी रहे हैं अपनी। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इनका आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, इनका ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगा। आपने कोई रिटर्न सबमिट करना हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी लेने, इवन ज़रूरी नहीं आप इनको सर्विस के लिए रब्ता करें, आप इनकी कंसल्टेंसी लेने के लिए भी इनसे रब्ता कर सकते हैं कि यार हम ये प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हैं, ये प्लॉट परचेज करना जा रहे हैं, अगर हमारा प्लान है इसको 1 साल में रीसेल करने का या शिफ्ट करने का, तो कितने टैक्सेस हम पे अप्लाई होंगे, कितना परसेंटेज बन जाएगा, उसके लिए भी आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तला भाई आप अगर अपने कुछ बताना चाहें तो बताइए इनको। बिल्कुल बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने थैंक अपना यू सो रेफर मच। किया पब्लिकली। हम पब्लिकली वैसे भी हाजिर हैं और इसमें बड़े कॉन्शियस भी था मैं काफ़ी दिनों से कि पब्लिक को शोर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास केसेस आते रहे हैं ऐसे हाँ जो परेशान होकर आते हैं कि तला भाई ये टैक्स तो हमने अकाउंट ही नहीं किया था, ये कौन सा आ गया। तो ये बड़ी हेल्पफुल साबित होगी आपकी वीडियो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आगे भी किसी को कोई नीड हो, कोई क्वेरी हो किसी हवाले से भी, ज़रूरी नहीं कोई कंसल्टेंसी कोई नहीं, हम वैसे भी हाजिर हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्डर किसी भी टाइम डेवलपर, फ़ोन कर सकते हैं आपको। ये तो एक बड़ा शॉर्ट वीडियो थी और उसमें तो एक डीपली बड़ी डिस्कशन है, इंशाल्लाह तो वो सीरीज ऑफ वीडियोस बनेंगी इस पे। बिल्कुल सीरीज वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो आगे वीडियो भी हम फिर बिल्डर और डेवलपर के ऊपर बात करेंगे जो ऊपर टैक्स लागू होते हैं, 7C 7D एक्स्ट्रा हाँ टैक्सेस हैं ये। हम इन्वेस्टर्स के लिए भी बनाएंगे कि इनको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एग्जैक्टली उनको क्या टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, हाजिर तो हैं। जब तक के लिए करते हैं फिर हम अपने व्यूवर्स को अल्लाह हाफिज़। हाँ। थैंक यू।